स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ शुरुआती हिस्सों पर बात कर रहे हैं। नाम है भीतरी सत्य की खोज, एक मार्गदर्शिका। और ये किताब दावा करती है कि ये जीवन के वो जो बड़े सवाल होते हैं ना, उनके जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है और सच्ची अंदर वाली शांति भी दिला सकती है। हाँ, और किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है कि भाई इसे पढ़ने के बाद वो इंसान पहले जैसा नहीं रहेगा। है ना? काफी बड़ा दावा है ये तो चलिए आज जरा देखते हैं, मतलब क्या है ऐसा इन पन्नों में। आज कोशिश रहेगी इसके जो बेसिक आइडियाज हैं उन्हें समझने की, खासकर ये कि अंदरूनी बदलाव बाहरी कामयाबी से ज्यादा जरूरी क्यों है, और जिसे हम सच कहते हैं उसे जानने का तरीका शायद वो नहीं जो हम सोचते आए हैं। तो किताब का पहला बड़ा वादा क्या है? कि ये उन सभी जवाबों को खोजने में मदद करेगी जिनकी तलाश शायद किसी को पूरी जिंदगी रहती है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। बिल्कुल, ये वादा ही अपने आप में खींचता है। और यहीं पर वो बदलाव वाली बात भी आती है। एक कोट है शेरिल सैंडबर्ग का, वो कहती हैं कि हम उससे नहीं बदल सकते जिसके बारे में हम जानते नहीं। अच्छा। और एक बार जान जाते हैं तो हम बदले बिना रह नहीं सकते। मतलब एक गहरी अवेयरनेस, एक जागरूकता जरूरी है, सिर्फ जानना काफी नहीं। ये बात सही है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई ज्यादा पैसा होगा या बड़ा घर, अच्छी नौकरी तो खुशी मिलेगी। हाँ बिल्कुल। पर लेखक कह रहे हैं कि ये सब चीजें तो असल में वो बाय प्रोडक्ट्स हैं, असली चीज नहीं। सही, नतीजे हैं बस। सच तो ये है कि हम इन चीजों के पीछे छुपी हुई फीलिंग्स को पाना चाहते हैं। प्यार वाली फीलिंग, सुकून, खुशी। हाँ, और ये बहुत ही आम इंसानी फितरत है ना? हाँ। हम बाहरी चीजों को फीलिंग्स का सोर्स मान लेते हैं। जैसे लगता है कि नई गाड़ी मिल जाए तो बस मजा आ जाएगा, पर शायद असल में वो इंसान उस गाड़ी से जुड़ी आजादी या एक स्टेटस वाली फीलिंग चाहता है। किताब यही कहती है कि राज उस फीलिंग में है, गाड़ी में नहीं। हमारी असली चाहत वो अंदर का अनुभव है, बाहर की चीज नहीं। अच्छा, तो अगर असली चीज अंदरूनी एहसास है तो उसे पाने का तरीका क्या है? यहाँ किताब जानकारी और अंतर्दृष्टि, मतलब इंफॉर्मेशन और इंसाइट के फर्क पर जोर देती है। बिल्कुल, कहती है कि इसे इंफॉर्मेशन के लिए मत पढ़ो, इंसाइट के लिए पढ़ो। इंसाइट मतलब? इंसाइट यानी इनसाइट, भीतर देखना। लेखक का मानना है कि जवाब बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है, पहले से। अच्छा। हाँ, ये किताब बस टॉर्च की तरह है, सही दिशा में देखने में मदद करती है। ये कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि अपनी अंदर की समझ को जगाना है। तो ये कुछ याद करने या सीखने जैसा नहीं है, बल्कि जो अंदर है उसे पहचानने जैसा। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ती है सत्य की बात। लेखक कहते हैं कि सत्य कोई वाक्य नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं जिसे रट लिया जाए। तो फिर क्या है? ये थोड़ा और कंफ्यूजिंग लग रहा है। नहीं, देखिए, लेखक कहते हैं सत्य असल में एक एहसास है, एक फीलिंग। उन्होंने इसे कहा है सबसे जाना पहचाना अनजाना एहसास, फेमिलियर अनफेमिलियर फीलिंग। जाना पहचाना भी और अनजाना भी। ये कैसे? सोचिए, जैसे बहुत सालों बाद अपने घर लौटने पर जो एक सुकून मिलता है ना। हाँ, बस वही, पूरी शांति, बिना शर्त वाला प्यार, एक गहरी खुशी। ये वो एहसास है। जाना पहचाना इसलिए क्योंकि वो हमारा असली स्वभाव है, और अनजाना इसलिए कि रोज की भागदौड़ में हम उसे भूल से जाते हैं। और वो चेतावनी भी देते हैं कि इसे दिमाग से, लॉजिक से पकड़ने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि ये शब्दों से, विचारों से परे है। इसे महसूस करना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा। ये ज्ञान से गहरा है। और एक बात और कही गई है कि सत्य हमेशा सिंपल होता है, सरल। हाँ बिल्कुल। हमारा मन, या जिसे ईगो कहते हैं, वो इसे कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है। क्यों भला? शायद उसे यकीन नहीं होता कि जवाब इतने आसान हो सकते हैं। उसे पहेलियां पसंद है, जटिलता पसंद है। पर लेखक कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स है उसे तो तोड़ा जा सकता है, सत्य को नहीं। वो अपनी जड़ में हमेशा सिंपल और पूरा होता है। ये तो रोज की जिंदगी में भी दिखता है। कई बार मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम का हल बड़ा सीधा सा होता है। बिल्कुल, बस हम उसे देख नहीं पाते। प्रकृति को देखिए, कितने सरल है अपने मूल में। तो कुल मिला के इस शुरुआती हिस्से का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि असली जवाब, सच्ची खुशी और शांति के लिए बाहर नहीं, अपने अंदर झांकना होगा। ये सफर जानकारी बटोरने का नहीं, बल्कि अपने ही अंदर छुपे एक गहरे एहसास, एक इंसाइट को जगाने का है। और ये एहसास शायद उतना मुश्किल या दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये सरल है, घर जैसा है। इसे अनुभव से जानना है। हाँ, किताब बस एक न्योता है
कि खुले दिमाग से और सच्चाई जानने की इच्छा के साथ इस खोज पर आगे बढ़ें। तो चलिए आज की बात यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर लेखक सही हैं और सत्य वाकई एक ऐसा एहसास है जिसे हम अंदर से जानते हैं, तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी की आपाधापी में हम अक्सर उसे पहचान क्यों नहीं पाते, उससे जुड़े क्यों नहीं रह पाते? सोचिएगा इस पर। Now starting. Chapter 1. The journey to finding the root cause of suffering. स्वागत। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। ये स्रोत दुख, मतलब हमारी जो इमोशनल सफरिंग होती है, उसके असली कारण को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। और कमाल की बात यह है, ये कहते हैं कि हमारी तकलीफें इस पर उतनी डिपेंड नहीं करती कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस पर कि हम उन चीजों के बारे में सोचते कैसे हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों में ना एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया है दर्द यानी पेन और दुख यानी सफरिंग के बीच। अच्छा, हाँ। जैसे शारीरिक दर्द है, चोट लग गई, बीमार हो गए, ये तो चलो ठीक है, जीवन का हिस्सा है, शायद इसे हम टाल नहीं सकते पूरी तरह। लेकिन दुख, मतलब जो हमारी मानसिक या भावनात्मक तकलीफ है, उसे ये स्रोत जानते हैं क्या कहते हैं? ऑप्शनल। ऑप्शनल? हाँ। ये तो बड़ी बात है। ये कुछ वैसी बात हुई जैसे बुद्ध ने कहा था, वो 2 तीरों वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल वही। पहला तीर तो वो बुरी घटना है जो हो गई, जैसे मान लो एग्जाम में फेल हो गए या किसी दोस्त से लड़ाई हो गई। जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं। एग्जैक्टली, उस पे कंट्रोल नहीं। लेकिन जो दूसरा तीर है, हमारा गुस्सा, हमारी उदासी, हमारी चिंता, वो दुख, वो हमारी प्रतिक्रिया है। हाँ, वो हमारी प्रतिक्रिया है। स्रोत कहते हैं कि वो दूसरा तीर चलाना या ना चलाना, ये हमारी मर्जी पर है। सुनने में तो देखो कितना आसान लगता है। हाँ, लगता तो है, पर असल में इसे प्रैक्टिस करना इतना मुश्किल क्यों लगता है फिर? सही सवाल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारी जो सोचने की आदतें हैं ना, वो बहुत गहरी हो जाती हैं। अच्छा। इन स्रोतों के लेखक ने खुद ये समझने में कई साल लगा दिए। बहुत सी किताबें पढ़ी, साइकोलॉजी को समझा, थेरेपी ली, मेडिटेशन भी किया। लेकिन फिर भी पर वो एक अंदर की बेचैनी, वो अशांति बनी रही। और अंत में जवाब कहाँ मिला? हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को समझने से, कि हमारा जो अनुभव है, रियलिटी है, वो असल में बनती कैसे है। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। वो मूल विचार क्या है? एक कोट है सिडनी बैंक्स का जो स्रोत इस्तेमाल करते हैं, सोच हकीकत नहीं है, फिर भी हमारी हकीकत सोच से ही बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? कि हम दुनिया को सीधे नहीं देख रहे, अपनी सोच के चश्मे से देख रहे हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझो, मान लो एक ही कैफे में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है। तो क्या एक शायद अपनी जॉब को लेके परेशान है, बहुत टेंशन में है, उदास है, और उसी वक्त बिल्कुल बगल में बैठा दूसरा इंसान, वो शायद शांति से अपनी कॉफी पी रहा है, बाहर का नजारा देख रहा है। माहौल तो एक ही है दोनों के लिए। हाँ, जगह वही, माहौल वही, पर दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग। ये फर्क बाहरी हालात का नहीं है, ये अंदरूनी सोच का है। ये बात तो सोचने वाली है। स्रोत में पैसे का उदाहरण भी है शायद। हाँ बिल्कुल, कि अगर आप 100 लोगों से पूछें कि पैसा उनके लिए क्या मतलब रखता है, तो क्या होगा? सबके जवाब अलग अलग होंगे। हाँ, शायद 100 अलग जवाब मिल जाएं। किसी के लिए पैसा मतलब आजादी, किसी के लिए सिक्योरिटी, किसी के लिए शायद पावर या लालच। चीज तो एक ही है, पैसा, पर हर किसी की सोच उसे एक अलग मतलब, एक अलग फीलिंग देती है। तो सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये कि हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, वो बाहरी घटनाओं से डायरेक्टली नहीं आती। अच्छा, तो फिर कहाँ से? वो आती हैं उन घटनाओं के बारे में हमारी सोच से। जैसे मान लो कोई अपनी नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं है, नफरत करता है। ठीक है। अब वो इंसान घर पर है, दोस्तों के साथ है, टीवी देख रहा है, सब मजे में, लेकिन वो सिर्फ अपनी नौकरी के बारे में सोचकर ही अंदर ही अंदर गुस्सा या तनाव या उदासी महसूस कर सकता है, जबकि नौकरी तो वहां है भी नहीं उस वक्त। हाँ, ये बात तो समझ आती है। मतलब अगर बाहरी घटना ही कारण होती तो घर पर दोस्तों के साथ होते हुए तो अच्छा ही महसूस होना चाहिए था। बिल्कुल, नौकरी तो ऑफिस में रह गई। और ये भी सोचो, क्या उसी नौकरी में काम करने वाला हर इंसान दुखी होगा? नहीं, शायद नहीं। एक पल के लिए वो सोचे, मेरी नौकरी बहुत खराब है, इसे दिमाग से निकाल दे, तो उसे कैसा महसूस होगा? शायद शांत, हल्का, ज्यादा प्रेजेंट। एग्जैक्टली, शायद शांत, शायद हल्का, मतलब दुख उस सोच से जुड़ा था, नौकरी से नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुख का असली सोर्स, असली जड़ हमारी अपनी सोच ही है? पर ये सुनने में थोड़ा, क्या कहते हैं, ज्यादा सिंपल नहीं लगता? क्या बाहरी घटनाओं का, मुश्किलों का कोई वजन ही नहीं होता? नहीं नहीं, स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहते कि बाहरी घटनाएं मायने नहीं रखती या उनसे दर्द नहीं होता। दर्द होता है, पेन होता है। वो बात कर रहे हैं दुख की, सफरिंग की,
जो हम उस दर्द के ऊपर अपनी सोच से जोड़ लेते हैं। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, हमारी सोच हमें बिल्कुल असली लगती है, एकदम हमारी रियलिटी जैसी। लेकिन जब हम ये पैटर्न देखना शुरू करते हैं कि अरे मेरा जो अनुभव है, मेरी जो फीलिंग है, वो तो मेरी इस सोच से बन रही है, तो हमें एक तरह से कंट्रोल का पॉइंट मिलता है। एक चाबी मिल जाती है। हाँ, कि हम अपनी सोच को बदलकर या उसे बस एक सोच की तरह देखकर उससे थोड़ी दूरी बनाकर अपना अनुभव बदल सकते हैं। ये एकदम से नहीं होता, प्रैक्टिस लगती है। इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या कोई कहानी या उदाहरण दिया है स्रोतों में, कुछ समझने जैसा? हाँ, एक बहुत अच्छी ज़ेन कहानी है, खाली नाव वाली। अच्छा, सुनाइए। एक युवा भिक्षु था, उसे मठ में बहुत शोर लगता था, ध्यान नहीं लगता था। तो शांति के लिए वो क्या करता था, अपनी नाव लेता था और झील के बिल्कुल बीच में चला जाता था ध्यान करने। ठीक। एक दिन वो ऐसे ही आंखें बंद करके गहरे ध्यान में बैठा था। अचानक धड़ाम, एक जोर की टक्कर लगी उसकी नाव को। ओह! उसे एकदम से बहुत गुस्सा आया कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ बीच झील में शांति में खलल डालने की, टक्कर मारने की। वो गुस्से में चिल्लाने लगा। स्वाभाविक है। फिर जब उसने गुस्से में आंखें खोली ये देखने के लिए कि कौन है, तो क्या देखता है क्या? कि दूसरी नाव बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई नहीं था। शायद हवा से बहकर आ गई होगी। अरे, और जैसे ही उसे ये पता चला कि नाव खाली है, उसका सारा गुस्सा छूमंतर गायब हो गया। कमाल है। उसे उसी पल समझ आया कि गुस्सा उस नाव के वजह से नहीं था। नाव तो खाली थी, बेजान थी। गुस्सा आया था टक्कर पर, उसकी अपनी प्रतिक्रिया की वजह से, उसकी सोच की वजह से कि किसी ने टक्कर मारी। वाह, मतलब जो लोग या हालात हमें परेशान करते हैं वो असल में उस खाली नाव जैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, वो बस बाहरी घटनाएं हैं। असली प्रॉब्लम या असली शक्ति हमारी अपनी प्रतिक्रिया में, हमारी सोच में छिपी हो सकती है। तो इन सारी बातों से, इन स्रोतों से जो मुख्य बात समझ आ रही है वो ये है कि हाँ, दर्द होता है, मुश्किलें आती हैं जीवन में, बाहरी घटनाएं होती हैं, इनसे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। सही कहा। लेकिन जो भावनात्मक दुख है, जो सफरिंग महसूस करते हैं, वो काफी हद तक हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है। हम दुनिया को अपनी सोच के फिल्टर से ही अनुभव करते हैं। बिल्कुल। और यही समझ, ये एहसास हमें अपनी भावनाओं को मैनेज करने की, संभालने की ताकत दे सकता है। अगर दुख हमारी सोच से पैदा हो रहा है तो उस सोच को बदलकर, या शायद सिर्फ उस सोच को बस एक सोच की तरह देखकर, उससे चिपके बिना, उससे दूरी बनाकर, हाँ, उसे दूरी बनाकर हम दुख को कम कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस भिक्षु ने खाली नाव वाले अनुभव से सीखा। देखो, ये आसान नहीं है, इसमें समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है, पर ये संभव है। ये वाकई एक गहरी बात है सोचने के लिए। चलिए अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। अगर हमारी भावनाएं इतनी ज्यादा हमारी सोच पर ही निर्भर करती हैं, तो बिना लगातार कुछ सोचे विचारे, बिना कहानी बनाए, सिर्फ वर्तमान पल में मौजूद रहने का अनुभव, बस होने का अनुभव, वो कैसा होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। Chapter 2: The Root Cause of All Suffering. इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम ना अपने दिमाग की इस उलझी हुई दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हम सब इतना सोचते क्यों रहते हैं हर वक्त, और क्या ये जो विचार यानी थॉट्स मन में आते हैं और जिस तरह हम उन पर सोचते हैं, मतलब थिंकिंग करते हैं, क्या वो एक ही चीज़ है? बहुत दिलचस्प सवाल है ये। हाँ, और देखिए हमारे हाथ लगी है विचार बनाम चिंतन, शांति का मार्ग, किताब की कुछ बातें। तो आज का हमारा मकसद है दिमाग के इस पूरे खेल को, मतलब ये कैसे काम करता है, इसे आसान भाषा में समझना। शायद इससे थोड़ी मानसिक शांति की राह मिल सके। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है, ये दिमाग हर पल, मतलब हर सिंगल मोमेंट दौड़ता क्यों रहता है? असल में तो ये हमारी सुरक्षा के लिए बना है ना? हाँ, बिल्कुल। एक तरह का क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जैसा, जो 24 घंटे खतरे के लिए नजर रखता है। एकदम सही कहा। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, दिमाग का सबसे पहला, सबसे जरूरी काम है हमें जिंदा रखना, हमारी सेफ्टी पक्की करना। उसका काम हमें खुशी देना या संतोष देना है ही नहीं। बेसिकली वो सर्वाइवल के लिए बना है। अच्छा। और ये सिर्फ आसपास के असली खतरों पर ही नजर नहीं रखता, बल्कि जो पुराने अनुभव है, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनके आधार पर भविष्य के लिए काल्पनिक डर और परेशानियां भी, मतलब हाइपोथेटिकल सिनेरियोस, वो भी लगातार बनाता रहता है।
जिसे हम शायद ओवर थिंकिंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो यही है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। मतलब जब इंसान जंगलों में रहता था तब तो ये बहुत काम का रहा होगा। बिल्कुल, तब तो सर्वाइवल के लिए जरूरी था। हाँ, जहाँ हर कोने में कोई ना कोई खतरा हो सकता था। पर आज की दुनिया में आज तो यही सिस्टम हमें बेवजह के तनाव, एंग्जाइटी और डर में उलझाए रखता है ना। सही बात है। सोचिए, ऐसा लगता है जैसे कोई पुराने बिल्कुल बेकार हो चुके नक्शे से आज के नए शहर में रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हो। ये विचार और सोचना, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है, ये समझना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत ही की पॉइंट है। देखिए, विचार यानी थॉट्स वो है जो हमारे मन में अचानक आते हैं। अचानक? हाँ, बिना किसी मेहनत के। जैसे बिजली कौंधती है ना, वैसे हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बस आते हैं। अच्छा। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। किताब तो यहाँ तक कहती है कि इनका सोर्स शायद हमारे दिमाग से भी परे है, हो सकता है यूनिवर्स से आते हों। ओह, इंटरेस्टिंग। दूसरी तरह से है सोचना यानी थिंकिंग। ये उन आए हुए विचारों पर गौर करना है, उन्हें पकड़ लेना और फिर उनके बारे में और ज्यादा सोचना। इसमें हमारी एनर्जी लगती है, हमारी विल पावर लगती है। मतलब ये एक डेलिबरेट एक्शन है। हाँ, ये एक काम है जो हम चुनते हैं करना। विचार आते हैं, सोचना हम करते हैं। चलिए, इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ, करते। मान लीजिए कोई सोचे कि उसे साल में कितना पैसा कमाना है। बस एक नंबर, ठीक है। एक फिगर। हाँ, दिमाग में आया होगा, है ना? शायद काफी आसानी से हाँ, आ गया। ये है विचार, वो पहला स्पार्क। शायद अच्छा भी लगा हो ये सोचकर, एक उम्मीद जगी हो। हाँ। अब उस फिगर के बारे में सोचिए, उस पर गौर कीजिए। क्या हुआ? शायद शक उठा, कोई डर कि अरे ये कैसे होगा, क्या मैं सच में इतना कमा सकता हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ, या कहीं ये लालच तो नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब बातें आने लगी। हाँ। थोड़ा भारीपन लगा। एग्जैक्टली, ये है सोचना। क्या थोड़ा भारीपन महसूस हुआ? तनाव? हाँ हुआ। पहले बस नंबर था, अब उसके साथ जुड़ी परेशानियां दिखने लगी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? हाँ, कि पहला विचार, वो पैसे वाला, वो अपने आप में बुरा नहीं था। नहीं, वो तो न्यूट्रल था। हाँ, बुरा या भारी तब लगा जब हमने उस विचार के बारे में सोचना शुरू किया। सही। शक, चिंता, डर, ये सब हमारे सोचने से पैदा हुआ, उस पहले विचार से नहीं। बिल्कुल सही। और हमारी ज्यादातर जो मानसिक परेशानी है, साइकोलॉजिकल सफरिंग, उसकी जड़ यही है। यही है। हाँ, हम उस पल में आए हुए एक सीधे साधे विचार पर अपने डर, अपने शक, समाज से सीखी हुई बातें, कंडीशंस, ये सब लाद देते हैं। उसको मतलब हम जज करने लगते हैं। हाँ, उसे जज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और फिर अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं, जबकि वो विचार शायद बस एक पॉसिबिलिटी थी। बिल्कुल, जैसा कि किताब में लिखा है, विचार रचते हैं, सोचना नष्ट करता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा सोचना अक्सर उस पहले आए अच्छे रचनात्मक विचार पर भी शक और सीमाएं लगा देता है। हम खुद ही हजार वजह ढूंढ लेते हैं कि क्यों कुछ नहीं हो सकता। एकदम सही। और हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, वो इस मामले में एक रेडार की तरह काम करती हैं। रेडार? कैसे? जब हमारे मन में सिर्फ विचार आ रहे होते हैं, हल्के फुल्के, बिना हमारे उन पर ज्यादा सोचे, तो हमें अक्सर हल्का महसूस होता है, अच्छा लगता है, सहज लगता है। हाँ। जैसे हम उन विचारों को पकड़कर उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, उन्हें एनालाइज करना, डाइसेक्ट करना शुरू करते हैं, तो भारीपन, तनाव, नेगेटिव भावनाएं आने लगती हैं। अच्छा। ये एक सिग्नल है। ये बता रहा है कि अब हम सोचने के जाल में फंस गए हैं, विचार से हटकर सोचने में उलझ गए हैं। तो मतलब फीलिंग्स हमें गाइड कर सकती हैं कि हम विचार के स्तर पर हैं या सोचने के? हाँ, काफी हद तक। विचार हल्के, रचनात्मक, आसान, सोचना भारी, कभी-कभी विनाशकारी और मेहनत वाला। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब टेक अवे क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए डिजाइन हुआ है, इसलिए वो लगातार सोचता रहेगा, वो उसका काम है। ठीक है। लेकिन विचार अपने आप में सिर्फ चिंगारी जैसे हैं, वो आते जाते रहते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। असली प्रॉब्लम कब शुरू होती है? असली परेशानी तब शुरू होती है जब हम उन विचारों को पकड़कर उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जब हम उन पर अपनी डर, अपने शक, अपनी लिमिटेशंस का बोझ डाल देते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ इस फर्क को समझना, इसके प्रति जागरूक होना, अवेयरनेस लाना ही पहला सबसे जरूरी कदम है। पहला कदम है अवेयरनेस। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। क्या? कि जो अच्छे या पॉजिटिव विचार होते हैं ना, वो जबरदस्ती सोचने से नहीं आते। अच्छा, फिर कैसे? बल्कि वो मन की शांति और खुशी की एक खास अवस्था से
एक स्टेट ऑफ बीइंग से अपने आप पैदा होते हैं। वो सोचने का रिजल्ट नहीं, बल्कि एक शांत और खुश मन की उपज है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब पॉजिटिव सोचने की कोशिश करने के बजाय शांत रहने की कोशिश करें। हाँ, फोकस शांति पर हो तो पॉजिटिव विचार खुद आएंगे। तो आज के लिए हम ये एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर कोई इंसान अपने मन में आते जाते विचारों को बस देख पाए, बस एक साक्षी की तरह, बिना उनमें उलझे, बिना उन्हें पकड़कर उनके बारे में सोचे, तो उसकी जिंदगी में, उसके अनुभव में क्या कुछ बदल सकता है? सोचने वाली बात है। Chapter 3. Why do we even think? नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर गौर कर रहे हैं। हमारे विचार और हमारी फीलिंग्स, खास तौर पर ये जो अच्छी फीलिंग्स होती हैं, खुशी, शांति, ये सब कैसे महसूस होती हैं? हाँ, और इसके लिए हम सिडनी बैंक्स के काम पर आधारित एक सोर्स, विचार और चेतना, आंतरिक शांति का मार्ग को देख रहे हैं। कोशिश रहेगी कि इसे एकदम आसान भाषा में समझे। बिल्कुल। तो सोर्स एक बड़ा सवाल ये उठाता है कि भाई, अच्छा फील करने के लिए क्या हमेशा कुछ अच्छा सोचना जरूरी है? और मजेदार बात यह है, सोर्स कहता है कि जो नेगेटिव फीलिंग्स है, दुख, गुस्सा, टेंशन, वो हम तभी महसूस करते हैं जब हम असल में कुछ सोच रहे होते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब अगर सोच नहीं रहे तो नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी? ये थोड़ा सुनने में अजीब है, पर पॉजिटिव फीलिंग्स का क्या? खुशी, प्यार, उसके लिए भी यही बात है क्या? हाँ, आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं ना कि खुशी के लिए भी कुछ अच्छा सोचना पड़ता है, कोई पुरानी याद या कुछ। हाँ, बिल्कुल। पर सोर्स कुछ और कहता है, और इसे समझने के लिए ना एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं सुनने वाले। ओके, कैसा प्रयोग? बस एक पल के लिए सोचें, अपनी जिंदगी का वो पल जब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली हो, या प्यार महसूस हुआ हो, या एकदम शांत, सुकून, वो पीक मोमेंट। हाँ, ठीक है, सोच लिया। अब उस पल में दिमाग में क्या चल रहा था? कोई खास विचार था? जब मैं सोचता हूँ तो शायद नहीं, मतलब कुछ खास नहीं सोच रहा था, बस वो फीलिंग थी, वो एहसास था। एग्जैक्टली। ज्यादातर लोगों का यही अनुभव होता है। उस चरम खुशी या प्यार के पल में मन बिल्कुल खाली सा होता है, शांत, कोई विचार नहीं। हाँ, और अगर कोई विचार आया भी, जैसे वाह कितना अच्छा लग रहा है, वो फीलिंग के बाद आता है ना, उस फीलिंग को पैदा करने के लिए नहीं। अरे वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि खुशी, प्यार, शांति जैसी पॉजिटिव फीलिंग्स महसूस करने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, ये बस है हमारी नेचुरल स्टेट। बिल्कुल। इसे ऐसे समझे जैसे एक छोटा बच्चा होता है। बिल्कुल छोटा। हाँ, अगर उससे कोई तकलीफ न हो, पेट भरा हो, आराम से हो, तो वो कैसा होता है? नेचुरली खुश, कंटेंट रहता है। हाँ, सही बात है। खेलता रहता है, मुस्कुराता रहता है। वो चिंता या स्ट्रेस में नहीं होता। तो सोर्स कहता है हमारी भी असली नेचुरल स्टेट यही है, आनंद, प्रेम, शांति। बच्चों को देखकर तो यही लगता है, पर हम बड़े लोग हैं, हमारा दिमाग तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो इस थिंकिंग का हमारी फीलिंग से क्या कनेक्शन है फिर? यहीं पर बात आती है। सोर्स कहता है कि ये जो थिंकिंग है, खासकर जब बहुत ज्यादा हो जाती है, वो हमें इस नेचुरल स्टेट से दूर ले जाती है। अच्छा। जितनी ज्यादा सोच विचार की उधेड़बुन, उतना ज्यादा स्ट्रेस, गुस्सा या परेशानी। इसे एक थॉटोमीटर जैसा समझ सकते हैं। थॉटोमीटर मतलब सोचने का मीटर? हाँ, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है ना, वैसे ही समझ लीजिए ये मीटर दिखाता है कि दिमाग में विचार कितनी तेजी से भाग रहे हैं। मीटर जितना ऊपर जाएगा, उतनी नेगेटिव फीलिंग महसूस होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बात तो है, मैंने खुद नोटिस किया है। जैसे ट्रैफिक में फंसा हूं या किसी डेडलाइन को लेकर सोच रहा हूं, तो जितना ज्यादा दिमाग चलता है उतना ही परेशान होता जाता हूं। कमाल है। तो मतलब ये नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं, बल्कि ये कि हम कितना सोच रहे हैं। सही पकड़ा। सोच का क्रक्स यही है। असली प्रॉब्लम शायद बुरी सोच नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा सोच है। थिंकिंग की मात्रा, उसकी क्वांटिटी, वो सीधे तौर पर नेगेटिव फीलिंग्स की इंटेंसिटी से जुड़ी है। और इसका उल्टा? और इसका उल्टा भी सच है। जितनी कम सोच होगी, मन जितना शांत होगा, उतनी ज्यादा जगह हमारी नेचुरल पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए बनेगी। वो अपने आप सामने आएंगी, उन्हें लाना नहीं पड़ता। ओके, तो अगर ज्यादा सोचना हमें हमारी नेचुरल स्टेट यानी शांति और खुशी से दूर ले जाता है, तो फिर ये पूरा अनुभव बनता कैसे है? ठीक। मतलब ये सोच, ये भावनाएं, हमारी रियलिटी, ये सब काम कैसे करते हैं साथ में? बिल्कुल। इसके लिए सोर्स 3 सिद्धांतों की बात करता है, 3 प्रिंसिपल्स, जिन्हें सिडनी बैंक्स ने बताया था,
यूनिवर्सल माइंड, कॉन्शियसनेस और थॉट, ये तीनों मिलकर ही हमारा अनुभव रचते हैं। ठीक है, बताइए आसान शब्दों में, यूनिवर्सल माइंड ये क्या है? यूनिवर्सल माइंड, आप इसे वो अदृश्य इंटेलिजेंस या लाइफ फोर्स कह सकती हैं जो हर चीज के पीछे काम कर रही है। जैसे एक बीज को पता होता है कि पेड़ कैसे बनना है, हाँ, या ग्रह कैसे अपनी कक्षा में घूमते हैं, या हमारे शरीर में कोई घाव अपने आप कैसे भर जाता है। ये वो अंदरूनी बुद्धि है। कुछ लोग इसे ईश्वर कहते हैं, कुछ सोर्स, कुछ प्रकृति, ओह, नाम अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, एक तरह की यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। हाँ, और जब हम इस इंटेलिजेंस से जुड़े हुए महसूस करते हैं, जैसे कभी-कभी अचानक कोई बढ़िया आइडिया आ जाता है, या कोई कलाकार पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं, तब हम शांति, प्रेम, जुड़ाव महसूस करते हैं। ज्यादा व्यक्तिगत सोच, जिसे ईगो भी कहते हैं, वो इस कनेक्शन को ब्लॉक कर देती है। समझ गया। और दूसरा प्रिंसिपल? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। अवेयरनेस। ये वो क्षमता है जिससे हमें अपने होने का पता चलता है, अपने विचारों का, अपनी फीलिंग्स का, हर चीज का एहसास इसी से होता है। इसके बिना कोई अनुभव पॉसिबल ही नहीं है। ये चीजों को हमारे लिए रियल बनाती है। ओके, अवेयरनेस, जिसके बिना कुछ पता ही नहीं चलेगा। और तीसरा? थॉट, थॉट मतलब? सोचने की क्षमता। ये वो कमाल का टूल है जिससे हम यूनिवर्सल माइंड की निराकार एनर्जी को लेते हैं और उसे रूप देते हैं। जैसे आइडियाज, इमेजेस, कॉन्सेप्ट्स, यादें, ये सब थॉट से बनता है। ये वो सामान है, वो कंटेंट है जिसे हम कॉन्शियसनेस के जरिए अनुभव करते हैं। इसको समझाने के लिए सोर्स में शायद वो डीवीडी प्लेयर वाली एनालॉजी थी, वो काफी अच्छी थी। हाँ, वो समझने में काफी मदद करती है। सोचिए, यूनिवर्सल माइंड बिजली यानी पावर की तरह है, वो अदृश्य एनर्जी जो सब कुछ चला रही है। ठीक है, पावर। कॉन्शियसनेस टीवी और डीवीडी प्लेयर की तरह है, वो मशीन, वो मैकेनिज्म जो बिजली का इस्तेमाल करके स्क्रीन पर कुछ दिखा सकता है। ओके, प्लेयर। और थॉट उस डीवीडी की तरह है जिसमें फिल्म या गाना यानी कंटेंट भरा हुआ है। हाँ, डिस्क। तो फिल्म देखने के लिए तीनों चाहिए, पावर भी, प्लेयर भी और डिस्क भी। कोई एक भी ना हो तो अनुभव नहीं बनेगा। वैसे ही माइंड, कॉन्शियसनेस और थॉट, ये तीनों प्रिंसिपल्स साथ मिलकर ही हमारा हर पल का अनुभव बनाते हैं। वाह, ये तो काफी क्लैरिटी देता है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, ज्यादा सोचना हमें हमारी स्वाभाविक शांति और खुशी से दूर ले जाता है। पॉजिटिव फीलिंग्स हमारी नेचुरल स्टेट है जो कम सोचने पर, मन शांत होने पर अपने आप महसूस होती हैं। बिल्कुल। और हमारा जो भी अनुभव है वो इन तीन ताकतों, माइंड, कॉन्शियसनेस और थॉट के एक साथ काम करने का नतीजा है। एकदम सही। और शायद आज की बातचीत से सुनने वाले ये सोच सकते हैं, अगर हमारी नेचुरल स्टेट शांति और आनंद की है, जो सोच के शांत होने पर खुद ही मिलती है, तो हम आज ऐसा क्या छोटा सा बदलाव कर सकते हैं जिससे अपनी इस नेचुरल स्टेट से थोड़ा और जुड़ सकें, बेवजह की सोच में थोड़ा कम उलझें। सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया इस गहरी बातचीत के लिए। शुक्रिया। Chapter 4 Thoughts versus Thinking. नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हमारी अपनी सोच ही हमें परेशान करती है? ये गहरा सवाल है। और अगर हाँ, तो क्या सोचना बंद किया जा सकता है? हमारे पास सोच को रोककर दुख पर विजय पाएं किताब के कुछ हिस्से हैं। हाँ, और कहते भी हैं, A crowded mind leaves no space for a peaceful heart. बिल्कुल, मतलब दिमाग अगर हर वक्त चलता रहे तो शांत दिल की जगह ही नहीं बचती। सही बात है। तो आज की चर्चा का मकसद यही है, समझना कि कैसे अपने विचारों को काबू में रखकर हम ज्यादा शांत और खुश रह सकते हैं। खासकर स्कूल और जिंदगी की जो रोजमर्रा की भागदौड़ है, उसमें ये बहुत रेलेवेंट है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो ये आइडिया कि सोच ही परेशानी की जड़ है, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, लगता तो है, क्योंकि सोचना तो हम सब करते हैं। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक पुरानी ज़ेन कहानी है। एक समुराई था, एक वॉरियर। हाँ। उसने एक ज़ेन गुरु से पूछा स्वर्ग और नर्क के बारे में। गुरु ने जवाब देने की बजाय समुराई का अपमान कर दिया। अच्छा, फिर क्या? समुराई को भयंकर गुस्सा आया। उसने फौरन अपनी तलवार निकाल ली। ओहो। लेकिन गुरु एकदम शांत थे। उन्होंने कहा, यही नर्क है। वाह।
क्या बात है। समू राय को जैसे झटका लगा। उसे फौरन समझ आ गया कि उसका जो बेकाबू गुस्सा था, उसकी अपनी फीलिंग्स, वही उसका नर्क था। मतलब अंदर की हालत ही असलियत तय करती है। हाँ, उसे पछतावा हुआ। उसने तलवार नीचे रखी, गुरु को झुकाकर धन्यवाद दिया। और तब गुरु मुस्कुराए। हाँ, और बोले, और ये स्वर्ग है। देखिए, एक पल में मन की स्थिति बदली और नर्क स्वर्ग बन गया। कमाल है। ये दिखाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है उसका कितना असर होता है। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हम विचारों को, मतलब थॉट्स को आने से रोक नहीं सकते। अच्छा, तो फिर? और नहीं हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विचार तो दिमाग में बादलों की तरह आएंगे और जाएंगे। असली मुश्किल तब होती है जब हम उन विचारों में बुरी तरह उलझ जाते हैं। मतलब उनके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं। अच्छा, तो थॉट्स और थिंकिंग में फर्क है? हाँ, एक तरह से विचार आना नेचुरल है, पर उनमें खो जाना वो थिंकिंग है जो प्रॉब्लम बन सकती है। तो लक्ष्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उनमें उलझना, यानी ओवर थिंकिंग कम करना है। ये सुनने में तो सही लगता है, पर ये ओवर थिंकिंग की आदत छोड़ना क्या आसान है? लगता तो मुश्किल है। दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए कुछ खास करना नहीं पड़ता। मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। तो फिर कैसे होगा? बस जागरूक होना पड़ता है, अवेयर होना। अवेयर मतलब बस ये नोटिस करना कि अरे मैं फिर से सोच में डूब गई हूँ और शायद इसी वजह से परेशान महसूस कर रही हूँ। जिस पल हमें ये एहसास होता है, उसी पल हम उस सोच से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। एक तरह से दर्शक बन जाते हैं उसके। अच्छा, ये पहला कदम है। बिल्कुल। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ग्लास में गंदा मटमैला पानी है। ठीक है। उसे साफ करना है। क्या करेंगे? फिल्टर, उबालेंगे। हाँ, ये तरीके हैं। पर एक और तरीका है। अगर हम उसे बस थोड़ी देर बिना हिलाए डुलाए छोड़ दें, तो सारी गंदगी धीरे धीरे अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर से एकदम साफ हो जाएगा। सही कहा, सेटल हो जाता है। हमारा दिमाग भी काफी हद तक ऐसा ही है। सच में? हाँ, अगर हम अपनी सोच को थोड़ा स्पेस दें, शांत होने का मौका दें, बिना उससे लड़े या उसे बदलने की कोशिश किए, तो वो अक्सर अपने आप शांत हो जाती है। मतलब उसे लड़ने की जरूरत नहीं? दिमाग की जो नेचुरल स्टेट है वो शांत और साफ है, बिल्कुल उस साफ पानी की तरह। अच्छा। तो जब भी लगे कि दिमाग में बहुत उथल पुथल है या सब कुछ स्ट्रेसफुल लग रहा है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपकी सोच ने पानी गंदा कर दिया है। बस उसे शांत होने का थोड़ा समय देना है। जाएगा। एग्जैक्टली। बाहर निकलने का तरीका है शांत रहना, फैल जाना और बॉडी को अपने आप ऊपर आने देना। इसी तरह अपनी नेगेटिव सोच से लड़ने या उसे दबाने से वो और बढ़ सकती है। सही बात है। उसे बस नोटिस करना और जाने देना ज्यादा काम कर सकता है। और ये समझना भी जरूरी है कि मन का कभी शांत और कभी अशांत होना बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब ये चलता रहेगा। हाँ, ये दिन और रात जैसा है। हम इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते कि कब बादल आएंगे, पर हम उन बादलों में खोए रहने का समय जरूर कम कर सकते हैं। ये उम्मीद की बात है। और अच्छी बात यह है कि शांति और खुशी की भावना हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहती है। बस हम उसे अपनी चिंताओं के नीचे दबा देते हैं। जैसे रात में सूरज छिप जाता है, पर होता तो वही है। बिल्कुल, बस याद रखना है कि सूरज फिर निकलेगा, शांति वापस आएगी। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, बहुत से लोगों के मन में आएगा। पूछे कि भी अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो दुनिया में काम कैसे चलेगा? पढ़ाई, जरूरी फैसले। वाजिब सवाल है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ। अच्छा, जरा ये सोचिए, जब कोई काम बहुत मजे से कर रहे होते हैं, जैसे कोई वीडियो गेम खेलना या पेंटिंग करना या कोई स्पोर्ट्स, हाँ, जिसमें बिल्कुल खो जाते हैं आप। हाँ, जिसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। क्या उस वक्त आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं? नहीं, तब तो पता ही नहीं चलता टाइम का, बस हो रहा होता है। एग्जैक्टली। वो जो पूरी तरह खो जाने वाली स्टेट होती है, उसे साइकोलॉजी में फ्लो कहते हैं, या जोन में होना। अच्छा, फ्लो या जोन, सुना है ये। बेहतरीन खिलाड़ी जब अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हैं, वो अक्सर इसी जोन में होते हैं। जापानी मार्शल आर्ट्स में इसके लिए एक शब्द है, मुशिन। मुशिन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बिना मन का मन, यानी ऐसा मन जो गुस्सा, डर, ईगो, इन सब चीजों से खाली है। अरे वाह। इस स्टेट में आप कॉन्शियसली सोच नहीं रहे होते, बल्कि आपकी सालों की प्रैक्टिस और आपकी इंस्टिंक्ट आपको गाइड करती है। तो प्रैक्टिस तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, तैयारी और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन काम करते समय, जैसे एग्जाम देते हुए, बहुत ज्यादा सोचना या ओवर एनालाइज करना परफॉर्मेंस खराब कर देता है। हाँ, कमाल की बात यह है कि हम अपना बेहतरीन काम अक्सर तब करते हैं जब हम ज्यादा सोच नहीं रहे होते। तो आज हमने समझा कि विचारों में उलझे रहना यानी लगातार सोचना
हमें परेशान कर सकता है। लेकिन सिर्फ अपनी सोच के प्रति जागरूक होकर, अवेयर होकर, उसे बिना जज किए देखकर हम अपने मन को शांत होने का मौका दे सकते हैं, जैसे वो गंदा पानी खुद ब खुद साफ हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात कि हम अपना बेस्ट काम अक्सर बिना ज्यादा सोचे यानी उस फ्लो स्टेट में करते हैं। बिल्कुल, इससे दुख काम होता है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। जाते जाते एक सवाल छूट जाते हैं सबके लिए। जरूर। क्या रोज कुछ पल निकालकर, बस 2-4 मिनट ही सही, सिर्फ अपनी सोच को आते जाते देखना, जैसे हम सड़क पर ट्रैफिक को देखते हैं, बिना उसमें उलझे? हाँ, बिना उसमें उलझे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, क्या ये छोटी सी प्रैक्टिस हमें उस मोशन या फ्लो स्टेट के थोड़ा और करीब ला सकती है? क्या इससे रोजमर्रा की मुश्किलों का सामना ज्यादा शांति से कर पाएंगे? हाँ। आज ऐसे कौन से छोटे पल हो सकते हैं जब कोई बस अपनी सोच का दर्शक बन सकता है? ये सोचने जैसा है। चैप्टर 5। अगर हम सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, तो क्या हमें अच्छा महसूस करने के लिए सकारात्मक नहीं सोचना चाहिए? स्वागत। कभी कभी लगता है ना कि हम सोचते बहुत ज्यादा है, मतलब दिमाग बस चलता ही रहता है। हाँ बिल्कुल, जिसे आजकल ओवरथिंकिंग कहते हैं। वही तो निर्बाध सृजन नाम की एक किताब है, वो इसी से जुड़ा एक सवाल उठाती है। अगर ये ओवरथिंकिंग ही हमारी मुश्किलों की जड़ है तो क्या करें? सोचना बंद कर दें। लेकिन फिर हमारे सपने, हमारे गोल्स, उनका क्या होगा? क्या हम बस रुक जाएंगे एकदम बिना किसी इच्छा के? ये डर बहुत आम है। काफी लोगों को लगता है कि अगर दिमाग शांत हो गया तो एम्बिशन ही खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। हाँ। पर ये किताब कहती है कि शायद हम सोचने, मतलब थिंकिंग और विचारों के आने, थॉट्स फ्लोइंग को मिक्स कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे लक्ष्य, हमारे सपने आ कहां से रहे हैं, किसी डर से या किसी अंदरूनी खुशी से। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो आज का अपना मिशन यही है ना कि इस गुत्थी को सुलझाएं। बिल्कुल। हमारे लक्ष्य आखिर बनते कैसे हैं, और क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपने सपनों का पीछा करें मगर बिना किसी बोझ के, बिना स्ट्रेस के? हाँ, खुशी खुशी। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। तो किताब एक बड़ा फर्क बताती है लक्ष्यों में। कहती है कुछ लक्ष्य आते हैं डेस्परेशन से। डेस्परेशन, हाँ, मतलब एक तरह की मजबूरी या कमी के एहसास से। और दूसरे आते हैं इंस्पिरेशन से, अंदरूनी प्रेरणा से। सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर इसका मतलब क्या है डे टू डे लाइफ में? देखिए, जो डेस्परेशन वाले लक्ष्य है ना, वो अक्सर भारी लगते हैं। उनमें एक अर्जेंसी होती है, एक जल्दी, एक कमी का अभाव होता है। जैसे मुझे नौकरी छोड़नी ही है क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, या फिर मुझे लाखों कमाने हैं ताकि मैं आजाद महसूस कर सकूं। अच्छा। आप ध्यान दें, ये मीन्स गोल्स हैं, मतलब हम ये लक्ष्य इसलिए बना रहे हैं ताकि उनसे कुछ और मिल सके। समझी, मतलब वो खुद में गोल नहीं है। एग्जैक्टली। उनमें अक्सर डर छुपा होता है, सेल्फ डाउट होता है, एक अधूरापन सा महसूस होता है, और ये ज्यादातर हमारे अतीत के एनालिसिस पर टिके होते हैं। और रियलिस्टिक लगते हैं ना? बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं क्योंकि वो हमारी जानी पहचानी दुनिया से आते हैं। और दूसरी तरफ है इंस्पिरेशन वाले लक्ष्य। वो कैसे अलग है? हाँ, इंस्पिरेशन वाले लक्ष्य वो बिल्कुल उल्के महसूस होते हैं, हल्के, एनर्जी देने वाले, एक्सपेंसिव, मतलब विस्तार वाले। हल्के कैसे? वो एक पुकार जैसे लगते हैं, एक कॉलिंग, कोई बोझ नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं। जैसे कोई पेंटर है, वो बस इसलिए पेंट करता है क्योंकि उसे मजा आता है। हाँ। या कोई डांसर नाचता है क्योंकि उसका मन करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे मिलेंगे या नहीं। या कोई घंटों कोडिंग करता है सिर्फ प्रोसेस के लिए। अच्छा, ये एंड गोल्स हुए फिर? बिल्कुल सही, ये एंड गोल्स हैं। हम इन्हें किसी और चीज के लिए नहीं कर रहे हैं, बस इन्हें करने के लिए कर रहे हैं। करने में ही खुशी है। ये अंदर की खुशी से, अबंडेंस से आते हैं, कमी से नहीं। और मजे की बात, ये अक्सर हमारी कल्पना से भी परे होते हैं, बड़े, नए। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क कैसे पता चलेगा? सब कुछ इतना मिला जुला सा लगता है, कभी इंस्पिरेशन लगता है, कभी मजबूरी। सही बात है। इसका तरीका है अपनी फीलिंग पर ध्यान देना, अपनी एनर्जी पर। फीलिंग पर? हाँ, क्या वो लक्ष्य सोचते ही भारीपन लगता है, थकावा महसूस होता है, या एक एक्साइटमेंट आता है, एक हल्कापन? अच्छा। क्या दिल कहता है ये करना ही पड़ेगा, मतलब हैव टू, या फिर मैं ये करना चाहता हूँ, वांट टू? हाँ, ये फर्क तो महसूस होता है कई बार। और देखिए, इंस्पिरेशन वाले लक्ष्यों का अक्सर कोई ठोस कारण नहीं होता,
मतलब कोई लॉजिक नहीं होता कि क्यों करना है, बस एक अंदरूनी खिंचाव होता है। जैसे किसी बच्चे का खेलना, वो क्यों खेलता है? क्या उसे कोई गोल अचीव करना है? नहीं, वो बस खेलने के लिए खेलता है, उसे मजा आता है। वाह, ये बिना कारण वाली बात, ये मुझे किताब के अगले हिस्से पर ले जाती है। बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव। हाँ बिल्कुल। लेखक ने अपनी गर्लफ्रेंड का उदाहरण दिया था ना, कि वो बता ही नहीं पाती थी कि वो उनसे प्यार क्यों करती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली बार में लगता, मुझे भी लगा था, पर लेखक को बाद में समझ आया कि शायद यही तो असली बिना शर्त प्यार है। कैसे? देखिए, अगर प्यार का कोई कारण है, जैसे तुम मजाकिया हो इसलिए प्यार है, या तुम सुंदर हो इसलिए प्यार है, हाँ, तो वो शर्त वाला प्यार हो गया, कंडीशनल लव। अब सोचिए, अगर वो कारण खत्म हो गया, मजाकियापन चला गया या सुंदरता चली गई, तो क्या प्यार भी खत्म? बात तो सही है। बिना शर्त प्यार अंदर से उठता है, वो बाहरी वजहों पर टिका नहीं होता, वो बस होता है। और क्या यही लॉजिक, यही फंडा हमारे काम पर, हमारी क्रिएटिविटी पर, सृजन पर भी लागू होता है? बिल्कुल, 100%। इसे आप अनकंडीशनल क्रिएशन कह सकते हैं, बिना शर्त सृजन। मतलब जब हम कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, सिर्फ बनाने की खुशी के लिए, बिना ये सोचे कि इससे मिलेगा क्या, पैसा मिलेगा, तारीफ मिलेगी, पहचान मिलेगी। अच्छा, जब हम इस मिलेगा क्या से हटकर सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, वो क्रिएशन अंदर की खुशी से आता है, अबंडेंस से। और अगर हम किसी बाहरी इनाम के लिए कुछ करते हैं, कंडीशनल क्रिएशन, तो अक्सर वो प्रोसेस बोझ लगने लगता है, एक मजबूरी सा फील होता है, वो फ्लो नहीं आता। और सबसे कमाल की बात, किताब ये कहती है कि जब हम बिना शर्त कुछ करते हैं, चाहे वो प्यार हो या कोई काम, तो वो अच्छी फीलिंग्स, हाँ, वो शांति, खुशी, सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग्स, वो हमें उसी पल महसूस होती हैं, बिल्कुल सही। उसी प्रोसेस में मिल जाती हैं। जिनके लिए हम अक्सर बाहरी लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं, सोचते हैं कि जब वो मिलेगा तब खुशी मिलेगी। एग्जैक्टली, ये वो फ्लो स्टेट है जिसके बारे में बात होती है। ये तब आती है जब हम जरूरत से ज्यादा सोच नहीं रहे होते, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि अंदर से आने वाले विचारों और इंस्पिरेशन को बस बहने दे रहे होते हैं, रास्ता दे रहे होते हैं। तो मतलब निचोड़ ये नहीं है कि हमें लक्ष्य या सपने छोड़ देने हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि हमें ये देखना है कि वो आ कहां से रहे हैं। हाँ, उनका सोर्स क्या है? डर और कमी, मतलब डेस्परेशन, या अंदरूनी खुशी और प्रेरणा, मतलब इंस्पिरेशन। ये बिना शर्त वाला नजरिया, चाहे वो प्यार हो या क्रिएशन, ये हमें उस अंदरूनी सोर्स से, उस प्रचुरता से जोड़ता है। बिल्कुल। और वो प्रेरणा का सोता, वो सोर्स हम सबके अंदर हमेशा मौजूद है, हर पल। जैसे नदी हमेशा बहती है, जब तक हम उस पर एनालिसिस का, ओवर थिंकिंग का, डर का बांध न बना दें, डैम न लगा दें। तो कुंजी है उस बांध को हटाना। हाँ, बस उस बांध को हटाना है और फ्लो को होने देना है, ट्रस्ट करना है। वाह, जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं फिर। जरूर। आज, सिर्फ आज के दिन, ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जो सिर्फ करने की खुशी के लिए की जा सकती है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी क्यों के, बस यूं ही। चैप्टर 6 अनुभव, एक्सपीरियंस कैसे बनता है? चलिए 3 सिद्धांतों से समझते हैं। नमस्कार। आज हम एक बड़े मजेदार सवाल पर सोच रहे हैं। मान लीजिए आपको मन की शांति मिल गई, सब बढ़िया है, फिर उसके बाद क्या होता है? हमने इस बारे में कुछ दिलचस्प बातें पढ़ी, खासकर एक किताब है शांति के बाद जीवन, उससे। कई बार ऐसा लगता है कि शांति मिलने के ठीक बाद थोड़ी बेचैनी या शक सा होने लगता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, और इस सिचुएशन में अपनी शांति और एनर्जी को कैसे संभालें, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, चलो इसे समझते हैं। तो पहली बात जो सामने आई वो ये है कि शांति महसूस होने के बाद भी चिंता या शक महसूस होना बिल्कुल आम है। सुनने में अजीब लगता है ना, जैसे कि शांति आई और चली गई। हाँ, और किताब के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये असल में हमारा ईगो है, मतलब आप कह सकती है हमारे मन की वो पुरानी आदतें, सोचने के तरीके जो बदलना नहीं चाहते। जैसे ही शांति आती है वो कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कंट्रोल। हाँ, इसे ऐसे समझें कि पुरानी आदतें थोड़ी देर के लिए छटपटाती हैं, जैसे पर्सनल ईगो का मरना, और वो वापस आने की कोशिश करता है। डरने की बात नहीं है इसमें, ये प्रोसेस का हिस्सा है। किताब में एक सांप और रस्सी का बड़ा अच्छा उदाहरण था, याद है? जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो
और हम उसे फट से सांप समझकर डर जाएं, पर लाइट जलाते ही सच्चाई पता चलते ही डर गायब। बिल्कुल ये दिखाता है कि डर हमारी सोच से पैदा हुआ था, रस्सी तो वही थी। बिल्कुल, वो उदाहरण यही समझाता है कि देखो, पहला रिएक्शन रोकना शायद मुश्किल हो, एकदम से जो होता है, पर जैसे ही हमें याद आता है कि अरे ये नेगेटिव फीलिंग्स तो सिर्फ मेरी सोच की वजह से हैं, हम वापस शांत हो सकते हैं। सोच को रोकना नहीं है, नहीं, बस जल्दी से पहचान लेना है कि ये सिर्फ एक सोच है। तो ये पुरानी आदतें शांत होती हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात सामने आती है, जब हम ज्यादा सोचना बंद करते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी बच जाती है ना। जैसे मोबाइल फोन कम इस्तेमाल करो तो बैटरी बचती है। हाँ बिल्कुल। पर अगर इस एनर्जी को सही जगह ना लगाएं तो क्या ये वापस फालतू की बातों या चिंता में खर्च हो सकती है? सही कहा आपने। इसे किताब में फ्रीड अप एनर्जी कहा गया है। सोचिए जरा, हम रोज कितनी एनर्जी बेकार की टेंशन में, स्ट्रेस में खर्च कर देते हैं, है ना? जब शांति मिलती है तो ये बची हुई एनर्जी बहुत कीमती होती है। इसे ऐसे कामों या गोल्स में लगाना चाहिए जो हमें खुशी दें, प्रेरणा दें, मतलब गोल्स ऑफ इंस्पिरेशन। अच्छा। ना कि उन कामों में जो डर या मजबूरी से जुड़े हों, जिन्हें वो गोल्स ऑफ डेस्परेशन कहते हैं। प्रेरणा वाले गोल्स, जैसे कि कुछ नया सीखना, पेंटिंग करना या शायद किसी दोस्त की मदद करना। किताब में सुबह के एक रूटीन की भी बात थी, कुछ एक्टिवेशन रिचुअल जैसा कहा गया, शायद सुबह उठकर 5 मिनट शांति से बैठना या अच्छा म्यूजिक सुनना, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, एक सुबह का रूटीन, एक मॉर्निंग रूटीन दिन की शुरुआत में पॉजिटिव मोमेंटम बनाने में बहुत मदद करता है। जैसे अगर कोई गेंद लुढ़कना शुरू कर दे तो वो आसानी से लुढ़कती रहती है ना। ये आदत दिन भर शांत और फोकस्ड रहने में मदद कर सकती है। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि इस बची हुई एनर्जी से हम अपनी लाइफ को और ज्यादा पीस, जॉय और लव से भर सकते हैं। सही। किताब में शेक्सपियर का एक मशहूर कोट भी था, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। सुनने में ये बहुत गहरा लगता है, पर इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? मतलब आसान शब्दों में लेखक इसे एक पियानो के उदाहरण से समझाते हैं। पियानो में इतनी सारी कीज होती है ना, 88 कीज। कोई भी एक की अपने आप में गलत नहीं होती। वो गलत तब लगती है जब हम कोई खास गाना बजाना चाह रहे हो और वो की उस गाने में फिट ना बैठे। इसी तरह जिंदगी के हालात या फैसले अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते, हमारी सोच उन्हें वैसा लेबल देती है। मतलब जैसे स्कूल में हमारे अलग अलग तरह के दोस्त होते हैं, कोई सही या गलत दोस्त नहीं होता, बस सब अलग होते हैं। क्या ये बात अलग अलग विचारों पर भी लागू होती है? जैसे आजकल हम देखते हैं अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज होते हैं लोगों के। बिल्कुल, किताब यही कहती है कि सही गलत के झगड़े में पड़ने के बजाय हमें सच्चाई, मतलब ट्रूथ को देखने की कोशिश करनी चाहिए। वो सच्चाई जो शायद सबके लिए एक जैसी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये सच्चाई बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, अपने अंदर झांकने से मिलती है। जब भी हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आए तो ये एक इशारा हो सकता है कि हम अपनी सोच को जरूरत से ज्यादा सच मान रहे हैं। तो आसान शब्दों में, जब भी बुरा लगे या गुस्सा आए तो बस ये याद रखना है कि ये फीलिंग मेरी सोच से जुड़ी है और उसे बस देखना है, एक्सेप्ट करना है। हाँ, बस जागरूक होना है, अवेयर होना है कि ये सोच है, ये फीलिंग है। उसे जज किए बिना प्यार से एक्सेप्ट करना है। अक्सर वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो आज की इस बातचीत से ये साफ हुआ कि शांति के बाद शक या चिंता महसूस होना नॉर्मल है। हाँ बिल्कुल। ये हमारी पुरानी सोचने की आदतें हैं जो जा रही हैं, है ना? हाँ। कि ये है कि अपनी सोच को पहचानें, जो एनर्जी बच रही है उसे अच्छे कामों में लगाएं और चीज़ों को सही गलत के चश्मे से देखने के बजाय समझने की कोशिश करें। तो इसका मतलब क्या है आखिर में? ये सारी बातें हमें अपने अंदर देखने को कहती हैं, अंदर झांकने को। जरा सोचिए, अगर हम रोज की छोटी बड़ी घटनाओं और मिलने वाले लोगों को तुरंत अच्छा या बुरा कहना बंद कर दें, तो क्या हमारी जिंदगी थोड़ी ज्यादा शांत और आजाद महसूस नहीं होगी? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। चैप्टर 7, अगर सोच ही हमारे दुखों की जड़ है तो हम सोचना कैसे बंद करें? आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि इंट्यूटिव माइंड एक पवित्र तोहफा है और रैशनल माइंड एक वफादार नौकर। मजे की बात है, आजकल हम नौकर की तो बहुत इज्जत करते हैं, पर वो जो तोहफा है उसे जैसे भूल ही गए हैं। हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है। तो आज हम इसी तोहफे पर, मतलब गट फीलिंग है जिसे अंदर की आवाज कहते हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
हमारे पास असोचनीयता और अंतर्ज्ञान किताब के कुछ हिस्से हैं जो बताते हैं कि भाई बिना ज्यादा सिर खपाए कैसे जाने कि क्या करना सही है। मिशन बस ये है कि इस अंदर की जीपीएस को समझे, आसान भाषा में, रोज की मिसालों से। चलें? हाँ हाँ जरूर, शुरू करते हैं। तो ये सोर्स कहता है कि लाइफ के ज्यादातर फैसले ना वो सही या गलत होते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, वो जैसे पियानो की कीज होती है ना, कुछ दबाने में ज्यादा मजा आता है, कुछ में कम, बस। हम मुश्किल तब होती है जब हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो एकदम सही वाला बटन ही दबाना है। फिर लिस्ट बनती है, प्रोज एंड कॉन्स बनते हैं, सबसे सलाह ली जाती है। बिल्कुल, और यहीं पर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि अंदर कहीं गहरे में हमें अक्सर पता होता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। वही गट फीलिंग। हाँ, वही गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम बाहर से वैलिडेशन ढूंढते हैं, कंफर्मेशन चाहते हैं, और फिर दूसरों की राय वो हमें और कंफ्यूज कर देती है। ये तो बहुत आम बात है। जैसे मान लीजिए वजन कम करना है। हाँ बिल्कुल। अब सबको पता है भाई क्या करना है, कैलोरी देखो, हेल्दी खाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो, है ना? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी हम करते क्यों नहीं? अटक कहाँ जाते हैं? सोच कहता है शायद डर लगता है, या खुद पर वो भरोसा नहीं होता। सही कहा। और ये मानना कि हाँ मुझे पता है, शायद यही पहला कदम है। वो डर या शक ही है जो रोक रहा है। दोनों ही सूरतों में आप सही हैं। मतलब हमारी सोच ही लिमिट बन जाती है। बिल्कुल, हमारी अपनी सोच। तो फिर इस सोच के जाल से निकलें कैसे? सोर्स में नॉन थिंकिंग या फ्लो की बात की गई है। ये क्या चीज है फ्लो? फ्लो ये एक बहुत ही कमाल की दिमागी हालत है जब हम पूरी तरह से बस अभी में होते हैं, न पीछे क्या हुआ उसकी चिंता, न आगे क्या होगा उसका डर। जैसे काम में खो जाना। हाँ बिल्कुल वैसा ही। जब आप किसी काम में इतने मगन हो जाते हैं कि वक्त का आसपास का पता ही नहीं चलता। सोर्स ये कहता है कि इस फ्लो स्टेट में हम एक तरह से एक बड़ी इंटेलिजेंस से जुड़ जाते हैं। बड़ी इंटेलिजेंस मतलब यूनिवर्स? हाँ, उसे सोर्स इन्फिनिट इंटेलिजेंस या यूनिवर्स कहता है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे चीजें अपने आप हो रही हैं, बिना ज्यादा मेहनत के। अच्छा, जैसे हाँ लगता तो है, पर ये वही अंदर की गाइडेंस है जो काम कर रही होती है। लेकिन ये जो अंदर की आवाज है या गट फीलिंग, ये बोलती कैसे है? क्या कोई आवाज आती है कानों में? नहीं, वैसा कुछ नहीं। सोर्स बताता है कि ये बहुत हल्के, अचानक से आने वाले ख्यालों की तरह होती है, थॉट्स। अच्छा, सिर्फ ख्याल? हाँ, ये उस तरह की सोच से अलग है जिसमें हम दिमाग पर जोर डालते हैं, एनालाइज करते हैं और अक्सर टेंशन में आ जाते हैं। गट फीलिंग वाले ख्याल कई बार बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगते, तर्क से परे। जैसे आपको एकदम से ख्याल आया कि चलो उस दोस्त को फोन करते हैं, और आपने किया तो पता चला उसे वाकई आपकी जरूरत थी। हाँ, ऐसा हुआ है कई बार। लगता तो बहुत पावरफुल है ये, फिर भी लोग सुनते क्यों नहीं इसे? ज्यादातर टाइम इग्नोर क्यों कर देते हैं? एक शब्द में जवाब है डर। डर? किस चीज का डर? देखिए, अंतर्ज्ञान जो है ना, वो हमें अक्सर जानी पहचानी सेफ राहों से हटाकर किसी नई अनजान दिशा में ले जाता है। अननोन की तरफ। हाँ, अज्ञात की तरफ। और हम इंसानों को ना अज्ञात से एक स्वाभाविक डर लगता है। हम अपनी पुरानी आदतों में, अपने कंफर्ट जोन में सेफ महसूस करते हैं। सही बात है। पर मजे की बात यह है कि जिंदगी के जो असली चमत्कार हैं, जो ग्रोथ है, वो उसी अज्ञात में छिपी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बस ये तय करना है कि हमें चाहिए क्या और ये कैसे होगा, इसकी चिंता छोड़ दें यूनिवर्स पर या अपनी अंदरूनी समझ पर। सोर्स तो यही इशारा करता है कि कैसे की चिंता मत करो, पूरा रास्ता कभी भी एक साथ साफ नहीं दिखता। अच्छा। हाँ, वो तो एक एक कदम बढ़ाने पर ही खुलता जाता है। यहीं पर भरोसे की जरूरत पड़ती है, फेथ। भरोसा, फेथ। और जब डर लगे ना, तो बस ये याद रखना है कि डर अक्सर हमारी अपनी सोच का बनाया हुआ एक वहम होता है। जिस पल हम अपनी उस डराने वाली सोच को पहचान लेते हैं कि अरे ये तो बस एक ख्याल है, डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है और हिम्मत अपने आप आने लगती है। वाह! तो मतलब आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यह है कि हमारे अंदर एक बहुत शक्तिशाली गाइड है, हमारी गट फीलिंग। हाँ। जिसे हम अक्सर ज्यादा सोचने के चक्कर में, विश्लेषण करने के चक्कर में उसकी आवाज दबा देते हैं। बिल्कुल। और उसे सुनने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा ठहरें, वर्तमान में रहें, अपनी सोच पर सवाल उठाएं और हाँ,
अज्ञात में कदम रखने का थोड़ा साहस दिखाएं। क्योंकि जिंदगी का जादू शायद वहीं छिपा है। हाँ, लगता तो यही है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे करने के लिए आपकी गट फीलिंग, आपकी अंदर की आवाज बहुत दिनों से कह रही है, भले ही वो आपको बिल्कुल लॉजिकल ना लगे? क्या पता आज उसे आजमा कर देखने का ही दिन हो। चैप्टर 8 हम सोच के बिना इस दुनिया में कैसे फल फूल सकते हैं। स्वागत है। आज हम कुछ बड़े मजेदार आइडियाज पर बात करेंगे। कभी सोचा है कि दिमाग को थोड़ा सा खाली रखें तो उसमें नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे कप में कुछ डालना हो तो पहले उसे खाली करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी बारे में है कि दिमाग में थोड़ी जगह या स्पेस बनाने से हम कैसे बेहतर सोच पाते हैं और शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीजें, मतलब मिरेकल्स जैसी चीजें भी अनुभव कर सकते हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। बिल्कुल। और ये सिर्फ खालीपन की बात नहीं है ना? ये असल में इस बात को समझने की कोशिश है कि हमारा दिमाग वो काम कैसे करता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं सोचने में। हाँ। और वही जोर हमें रोक देता है। इसमें कुछ बहुत गहरा है। इसी से जुड़ी एक कहानी है, बड़ी मशहूर। एक विद्वान थे, बहुत ज्ञानी। वो एक ज़ेन गुरु के पास गए और सीखने। पर हुआ क्या, वो गुरु की सुनने के बजाय बस अपनी ही बातें बताते रहे कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। तो गुरु ने बड़े आराम से कहा, आइए चाय पीते हैं। अच्छा। हाँ, तो गुरु ने उनके कप में चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, पर वो रुके नहीं, डालते रहे। चाय छलकने लगी, टेबल पर गिरी, फिर नीचे फर्श पर। ओह! तो वो विद्वान एकदम चिल्ला पड़े, अरे रुकिए, कप तो भर गया है, दिखता नहीं क्या? हाँ, जाहिर है। तो गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तुम भी इसी कप की तरह हो, अपने विचारों से इतने भरे हुए कि कुछ नया अंदर आ ही नहीं सकता। वाह! पहले जाओ अपना कप खाली करके आओ। ये कहानी मतलब कितनी सीधी तरह से बताती है कि सीखने के लिए दिमाग का खुला होना कितना जरूरी है। जैसे स्कूल में कोई नया सब्जेक्ट सीखते हैं तो मानना पड़ता है ना कि हाँ, अभी मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो दिमाग में स्पेस बनाने की बात है, इसका मतलब क्या है असल में? ये एक तरह की खाली जगह है, नथिंगनेस। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। हाँ, थोड़ा है। पर सोचिए, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, कहते हैं सब कुछ इसी खाली जगह से ही निकला है, तो वैसे ही हमारे दिमाग में भी नए विचारों के लिए एक स्पेस चाहिए। अगर दिमाग पुरानी सोच से, पुरानी इंफॉर्मेशन से एकदम पैक है, तो नया आइडिया कहाँ से आएगा? सही बात है, जगह ही नहीं। हाँ, इसी को कई लोग नॉन थिंकिंग कहते हैं, मतलब जबरदस्ती सोचना बंद करना। अच्छा, नॉन थिंकिंग। हाँ, इसको ऐसे समझें जैसे कोई एथलीट है, बहुत प्रैक्टिस करता है, पर उसे आराम भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आराम में ही तो उसकी बॉडी रिकवर होती है, मजबूत बनती है। हाँ, ये तो है। तो दिमाग के साथ भी कुछ वैसा ही है। उसे लगातार दौड़ाने के बजाय थोड़ा शांत छोड़ना, तो वो ज्यादा फ्रेश होकर काम करता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है इसमें? कई महान लोग शायद अनजाने में यही करते थे। जैसे थॉमस एडिसन। हाँ। जब वो किसी मुश्किल प्रॉब्लम में फंस जाते थे तो अपनी आराम कुर्सी पर बैठते थे। हाँ। हाथ में एक स्टील की बॉल लेकर। हाँ। और झपकी लेने लगते थे। अच्छा, ये तो मैंने सुना है। हाँ, तो जैसी नींद गहरी होती, हाथ ढीला पड़ता, बॉल नीचे गिर जाती, ठंड, और उस आवाज से वो जाग जाते। और कहते हैं अक्सर उसी मोमेंट में उनके दिमाग में सोल्यूशन आ जाता था। कमाल है, मतलब वो दिमाग को थोड़ा रेस्ट दे रहे थे एक तरह से। हाँ, और आइंस्टीन भी, एल्बर्ट आइंस्टीन, जब वो किसी बड़ी साइंटिफिक पहेली में अटक जाते थे तो सब छोड़कर वायलिन बजाने लगते थे। हाँ, ये भी सुना है, म्यूजिक में खो जाते थे। और कहते हैं कि अक्सर उसी दौरान अचानक से उन्हें जवाब मिल जाता था। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जबरदस्ती दिमाग पर जोर नहीं डाल रहे थे, वो उसे शांत होने दे रहे थे ताकि नए विचार वो खुद ब खुद सरफेस पर आ सके। आइंस्टीन ने कहा भी था ना कि हम समस्याएं उसी सोच के स्तर से हल नहीं कर सकते जिस स्तर पर हमने उन्हें पैदा किया है। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी गहरी बात है। वो बेसिकली चेतना का लेवल बदलने की बात कर रहे थे। अच्छा। ना खुश महसूस करने लगते हैं तो दिमाग को ना थोड़ा अजीब लग सकता है। अजीब क्यों? क्योंकि उससे आदत है लगातार कुछ ना कुछ सोचने की, चिंता करने की, तो शांति उसे अनफेमिलियर लगती है। उसे लगता है शायद कुछ गड़बड़ है। ओह अच्छा, मतलब शांति भी डरा सकती है। हाँ, एक तरह से।
आपको लग सकता है कि अरे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं कम प्रोडक्टिव हो गया हूँ या आलसी हो रहा हूँ। ये तो होता है कभी कभी। पर ये जरूरी नहीं कि सच हो, ये बस दिमाग का एक तरीका हो सकता है आपको वापस उसी पुरानी जानी पहचानी सोच की तरफ खींचने का। भले ही वो सोच थोड़ी दुखदाई हो, पर वो फेमिलियर है। हाँ, जानी पहचानी तकलीफ। एग्जैक्टली। बिल्कुल, जैसे पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो डर लगता है ना। हाँ बहुत, पर एक बार सीख जाते हैं तो कितना मजा आता है। तो ये कुछ वैसा ही है। दिमाग को नई बेहतर चीज से डर लगता है शुरू में। यहीं पर शायद भरोसे की बात आती है। बिल्कुल, फेथ। ये भरोसा रखना कि हाँ सब ठीक होगा, कि ये यूनिवर्स, ये कुदरत आपके लिए काम कर रही है। हाँ। वो जो अनजाना है, अननोन, उससे डरने के बजाय उसमें पॉसिबिलिटीज देखना, सही कहा। वहीं तो सब कुछ नया छुपा होता है। और हाँ, अगर कभी ऐसा हो भी कि आप वापस पुरानी चिंता वाली सोच में चले जाएं, तो खुद को कोसना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नॉर्मल है। बस अवेयर होना है, ध्यान देना है कि अच्छा ये सोच वापस आ गई है और यही शायद दुख दे रही है, और फिर धीरे से वापस शांति की तरफ लौटना है। तो सार क्या है? कुल मिला के बात ये है कि दिमाग को जानबूझकर शांत रखना, एक तरह से नॉन थिंकिंग की प्रैक्टिस करना, ये हमें ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और हाँ ज्यादा क्रिएटिव भी बना सकता है। ये शुरू में मुश्किल लग सकता है, बिल्कुल, क्योंकि दिमाग को तो भागने की आदत पड़ी है, पर इसके फायदे वो बहुत गहरे हो सकते हैं। ये दिखाता है कि कभी-कभी कम कोशिश करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। बिल्कुल, ये शायद जबरदस्ती सोचते रहने से कहीं ज्यादा पावरफुल तरीका है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कभी-कभी किसी सवाल का जवाब ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है जवाब ढूंढना बंद कर देना। हाँ, कुछ हद तक तो यही है। तो आज की बातचीत के बाद एक चीज सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या अपनी रोज की जिंदगी में कोई छोटी मोटी चैलेंज आए तो क्या हम तुरंत हल खोजने के कूदने के बजाय बस कुछ पल रुककर दिमाग को शांत करके थोड़ी जगह बनाने की कोशिश कर सकते हैं? अच्छा पॉइंट है। देखिए तो क्या होता है, शायद कुछ अनप्रिडिक्टेड हल मिल जाए। चैप्टर 9 लेट अस आस्क, अगर हम सोचना बंद कर दें तो अपने लक्ष्यों, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का क्या करेंगे? नमस्कार, आज हम एक दिलचस्प किताब अब क्या करें, एक नई शुरुआत के 17वें चैप्टर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का टाइटल है अब क्या, यानी कि नाउ व्हाट। हाँ, और ये शुरू होता है लेखक लुइस लमोर की एक बड़ी गहरी लाइन से। वो कहते हैं, एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, वही शुरुआत होगी। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर है कि कैसे कोई अंत असल में एक नई शुरुआत हो सकता है, खासकर जब मन की शांति और खुशी की बात हो। बिल्कुल, और ये चैप्टर हमें यही याद दिलाता है कि असली शांति या प्यार या खुशी जो है ना, वो बाहर की चीजों से, हालातों से नहीं आती। अच्छा। हाँ, वो हमारे अंदर से आती है। जब हम अपने जो दिमाग में लगातार विचार चलते रहते हैं ना, उनसे थोड़ा परे देख पाते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक महसूस करने वाली स्टेट है, एक अवस्था। चैप्टर में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि शांति हमसे बस एक विचार दूर है। हाँ, मतलब जैसे ही हम सोचना बंद करते हैं, वो शांति महसूस होने लगती है। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, शायद ज्यादा ही सिंपल। सही कह रहे हैं। मतलब रोजमर्रा की भागदौड़ में क्या ये मुमकिन है कि बस सोचा नहीं और शांति मिल गई? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग बिल्कुल खाली शून्य हो जाए, वो शायद मुमकिन भी ना हो। अच्छा। पर जैसे मान लीजिए ट्रैफिक का बहुत शोर है बाहर, हम उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, ये तो है। पर जब वो शोर अचानक बंद होता है, तब शांति महसूस होती है ना। बिल्कुल वैसे ही जब हमारे अंदर का विचारों का शोर, वो जो लगातार चलता रहता है, वो जरा सा काम होता है ना, तो हमें अपने अंदर जो पहले से शांति मौजूद है उसका एहसास होता है। चैप्टर का ये एक मैं कहूँगी क्रांतिकारी विचार है। शांति को हमें कहीं से लाना नहीं है, उसे ढूंढना नहीं है। वो है जो विचारों के शोर के हटने पर बाकी रह जाती है, चाहे एक पल के लिए ही सही। अच्छा, और ये सिर्फ पल भर की बात नहीं है, क्योंकि किताब ये भी कहती है कि जब हमें कोई गहरी समझ, कोई इंसाइट मिलती है, तो हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है, हमेशा के लिए। हाँ बिल्कुल, और ये बदलाव टिकाऊ होता है, परमानेंट। जैसे मान लीजिए कोई जादू का खेल है, कोई ट्रिक। एक बार आपको उसका राज पता चल गया तो आप उस ट्रिक को पहले की तरह नहीं देख सकते,
चाहे आप उसे एंजॉय करें, पर वो बात नहीं रहती। सही बात है। वैसे ही एक गहरी समझ मिलने पर हमारी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस यानी हमारे अनुभव करने और समझने का जो दायरा है वो फैलता है, सिकुड़ता नहीं। फैलता है, सिकुड़ता नहीं। हाँ, हो सकता है हम उसे भूल जाएं, वापस अपनी पुरानी सोच में उलझ जाएं, पर वो समझ कहीं ना कहीं अंदर रहती है। जैसे ही याद आता है हम वापस उस शांति से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच्चाई या असलियत वो बहुत सिंपल है। किताब तो यही कह रही है कि जो चीजें मुश्किल या कॉम्प्लेक्स लगती हैं वो हमें असलियत से दूर ले जाती हैं। हाँ, माँ में जानते हैं बिल्कुल। ऐसा कुछ जैसे कभी कभी होता है ना, बिना किसी खास वजह के अंदर से बस एक सुकून सा लगता है। बिल्कुल। क्या वही वो सच्ची खुशी या शांति है जिसके बारे में ये चैप्टर बात कर रहा है? हाँ, बहुत हद तक वही है। वो जो अंदरूनी एहसास है ना, वही असली चीज है। और यही समझ हमें बाहरी दुनिया के शोर शराबे से बचाती है। कैसे? देखिए, दुनिया है, एड्स हैं, सोशल मीडिया है, यहाँ तक कि हमारे आसपास के लोग भी वो हमें लगातार ये महसूस कराते हैं कि हमारे पास कुछ कमी है। हाँ, ये तो होता है कि हमें कुछ और चाहिए, बेहतर चाहिए। लोग अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि ये सब उनके अपने विचारों का खेल है। हमें जिसकी भी ज़रूरत है, चाहे वो प्यार हो, खुशी हो, सुकून हो, वो सब पहले से हमारे अंदर है। अच्छा। ये जानने भर से ही दूसरों की बातों का, बाहरी शोर का असर कम होने लगता है। और एक सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी, किताब कहती है कि जब कोई इस अंदरूनी शांति में, इस इनर पीस में जीता है ना, तो उसे चिल्ला चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा। उसकी जो मौजूदगी है, उसकी जो कामनेस है, वो अपने आप महसूस होती है। लोग खुद उसकी तरफ खींचते हैं, पूछते हैं कि भाई इसका राज क्या है। ये एक तरह का अदृश्य चमकना है, ग्लोइंग। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत अहम टेक अवे है इस चैप्टर का, कि सच्ची अंदरूनी शांति को प्रचार की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद जाहिर होती है। उसका एक अपना असर होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अध्याय का सार यही है कि मानसिक या साइकोलॉजिकल सफरिंग जो है उसे रोकने के लिए और हर पल जो शांति, प्रेम और खुशी मौजूद है उसे महसूस करने की जो ज़रूरी समझ है वो अब हमारे पास है। ये कोई दूर की कौड़ी नहीं, कोई सपना नहीं, बल्कि एक अनुभव करने लायक सच्चाई है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही निकलता है कि असली बदलाव, असली खुशी की चाबी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हाँ, अपने मन के शोर को थोड़ा कम करके और अपनी अंदरूनी समझ, अपनी इनर विजडम को सुनकर, जैसे जैसे हम अपने विचारों में कम उलझते हैं, शांति का अनुभव गहरा होता जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर सच्ची शांति और खुशी हमेशा हमारे अंदर ही मौजूद है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? शायद बस 5 मिनट बिना फोन के शांति से बैठना, या बस कुछ गहरी सांसें लेना, जिससे बाहरी दुनिया का शोर थोड़ा कम हो और उस अंदरूनी शांति को बस एक पल के लिए सुनने या महसूस करने की कोशिश की जा सके। Now let's conclude this book. नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि जब हम दुखी होते हैं या परेशान, स्ट्रेस्ड, तो इसकी असली वजह क्या है? कहाँ से आती है ये सारी बेचैनी? हमारे पास ना कुछ बड़े दिलचस्प सोर्सेज हैं जो कहते हैं कि जवाब शायद बिल्कुल हमारे सामने ही है, और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या सच में हमारी अपनी सोच ही हमारी सारी मुश्किलों, सारी नेगेटिव इमोशंस की जड़ है? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। और स्रोतों का सार यही है कि हम असल दुनिया में कम जीते हैं और उस दुनिया के बारे में जो हमारे ख्याल है ना, उसमें ज्यादा जीते हैं। और ये ख्याल बनते हैं हमारी सोच से। समझने वाली बात यह है कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स, वो एक तरह का डायरेक्ट फीडबैक हैं। फीडबैक? कैसा फीडबैक? वो हमें बताती हैं कि हम इस पल सच्चाई को, रियलिटी को देख रहे हैं या फिर अपनी ही सोच के जाल में उलझ गए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मान लीजिए एग्जाम को लेकर परेशान है, तो परेशानी एग्जाम की वजह से नहीं है, बल्कि एग्जाम के बारे में उसकी जो सोच है उसकी वजह से है। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है? आखिर एग्जाम तो सच में मुश्किल हो सकता है ना? हाँ, देखिए, स्रोत यही कहता है, मुश्किल एग्जाम एक हालात है, एक सिचुएशन, वो बाहरी चीज है। लेकिन उस सिचुएशन के बारे में हमारी जो चिंता वाली सोच है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गई तो, सब क्या कहेंगे, असली परेशानी ये पैदा करती है। यहाँ सोच यानी थिंकिंग एक वर्ब है, एक काम है।
इसमें हमारा एफर्ट लगता है, हम लगातार दिमाग में कुछ ना कुछ बुनते रहते हैं और अक्सर यही दुख लाता है। अच्छा, ये थिंकिंग एक काम है, ठीक है। और दूसरी तरफ है विचार यानी थॉट्स। स्रोत इन्हें नाउन की तरह देखता है। ये वो ख्याल है जो सहज रूप से आते हैं, जैसे कोई बढ़िया आइडिया आ गया अचानक या किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। ये हमारे बनाए हुए नहीं लगते, जैसे कहीं गहरे से या किसी अंदरूनी समझ, किसी इन्फिनिट इंटेलिजेंस से आ रहे हों। इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ये क्या है? उस पर आते हैं, पर पॉइंट ये है कि जब हम इस चिंताजनक थिंकिंग में नहीं डूबे होते तब हम ज्यादा शांत होते हैं, ज्यादा फ्लो में। चिंता वाली थिंकिंग हमें इस शांति से, इस सोर्स से काट देती है और यहीं से मैं यानी ईगो और मजबूत होता है। ये तो वाकई में दिलचस्प बात है। तो फिर हमारी स्वाभाविक हालत क्या है? मतलब हमारा डिफॉल्ट स्टेट, क्या हम हमेशा परेशान रहने के लिए बने? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यही कहते हैं कि शांति, प्रेम, खुशी, पीस, लव, जॉय, ये सब हमारी अंदरूनी नेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट? हाँ, जैसे एक शांत झील होती है ना, बिल्कुल वैसी। हम स्वाभाविक रूप से शांत और खुश हैं। चिंता वाली सोच एक पत्थर की तरह है जो उस शांत झील में फेंका जाता है और लहरें उठने लगती हैं, शांति भंग हो जाती है। अच्छा। जैसे ही हम उस सोच को, उस पत्थर को जाने देते हैं, उसे पकड़कर नहीं रखते, झील फिर से शांत हो जाती है। हम अपनी नेचुरल स्टेट में लौट आते हैं। लेकिन ये सोच को जाने कैसे दें? ये सुनने में आसान लगता है, पर क्या दिमाग से लड़ाई करनी है? उसे जबरदस्ती चुप कराना है? ये तो और मुश्किल काम लगता है। नहीं, लड़ने से तो बात और बिगड़ेगी। लड़ने से तो सोच और हावी हो जाती है। स्रोत एक सिंपल फ्रेमवर्क बताते हैं 3 स्टेप्स का। ओके, क्या है वो स्टेप्स? पहला, पहचानें, रियलाइज करें। बस ये ध्यान दें, ये नोटिस करें कि अगर आप दुखी या परेशान महसूस कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप उस वक्त किसी चिंताजनक सोच में डूबे हुए हैं। परेशानी का कारण बाहर नहीं, अंदर है, आपकी सोच में। सिर्फ ये अवेयरनेस, ये जानना ही पहला कदम है। ठीक है, रियलाइज कर लिया कि सोच रहा हूं इसलिए परेशान हूं। फिर दूसरा, जगह दें, क्रिएट स्पेस। जो भी नेगेटिव सोच या फीलिंग है उसे आने दें, उसे जज मत कीजिए, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे महसूस होने दीजिए। स्वीकार कीजिए कि हाँ, ये फीलिंग अभी है। आप ऐसे समझिए कि आप एक कमरा है और ये भावनाएं मेहमान की तरह हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। आप वो भावना नहीं है, आप वो स्पेस है जहां वो है। उन्हें बस देखना है बिना उलझे। बिल्कुल, बस उन्हें देखने भर से, स्वीकार करने से उनका जोर अपने आप कम होने लगता है। और तीसरा स्टेप? तीसरा, गुजरने दें। जब आप सोच को बिना लड़े, बिना चिपके स्वीकार कर लेते हैं तो वो खुद ही चली जाती है। जैसे आसमान से बादल गुजर जाते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। और जैसे ही वो गुजरती है, जो आपकी नेचुरल स्टेट है, शांति, खुशी, वो स्वाभाविक रूप से सामने आ जाती है। ये सुनने में तो काफी डुएबल लग रहा है। प्रैक्टिस की बात होगी शायद। हाँ, बिल्कुल, ये प्रैक्टिस से ही आता है। अच्छा, और वो जो आपने कहा था इन्फिनिट इंटेलिजेंस, वो क्या चीज है? कोई जादुई शक्ति टाइप? नहीं, जादू नहीं। इसे आप अपनी गहरी आंतरिक समझ कह सकती हैं या इंट्यूशन। वो अंदर की आवाज जो हमें गाइड करती है, खासकर जब हमारा दिमागी शोर शांत होता है। स्रोत कहते हैं कि ये वही सोर्स है जहां से शांति, प्रेम, क्रिएटिविटी आती है। जब हम अपनी पर्सनल थिंकिंग, अपनी चिंताजनक सोच में नहीं उलझते तो हम इससे नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं। यहीं से वो नए आइडियाज, वो इंसाइट्स आते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होता। ये कोई बाहर की चीज नहीं, हमारे अंदर ही है। अच्छा, तो मतलब सारांश ये है कि हमारी जो ज्यादातर परेशानियां हैं उनका रूट कॉज हमारी अपनी सोच है, हमारी थिंकिंग है, और हमारी असली नेचर, हमारा डिफॉल्ट स्टेट तो शांति और खुशी का है, जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहता है। बिल्कुल। और इस सोच के पैटर्न को समझकर और उसे जज किए बिना बस जाने देकर हम वापस अपनी उस शांत नेचुरल स्टेट में लौट सकते हैं। हाँ, एकदम सही। और ये समझ हमें अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने की ताकत देती है। देखिए, जीवन में मुश्किलें आएंगी, दर्द होगा, पेन इज इनएविटेबल शायद, लेकिन उन मुश्किलों की वजह से लगातार दुखी रहना, कष्ट में रहना यानी सफरिंग, वो हमारी सोच पे निर्भर करता है। वो ऑप्शनल है। सफरिंग इज ऑप्शनल, वाह। हाँ, और ये समझ सिर्फ एक ख्याल या एक पल की जागरूकता दूर है। आज की ये बातचीत तो वाकई में आंखें खोलने वाली थी।
सिर्फ ये जानना कि हमारी सोच कैसे काम करती है, इससे कितना फर्क पड़ सकता है। ऐसा लगा जैसे अपनी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल मिल गया हो। बिल्कुल। और जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हमारी सोच ही हमारी रियलिटी का अनुभव तय करती है, तो क्या हम अपनी सोच के साथ अपने रिश्ते को बदलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को, अपने एक्सपीरियंस को बेहतर नहीं बना सकते? इस पर सोचिएगा जरूर। वाह, क्या बढ़िया पॉइंट छोड़ा है सोचने के लिए। अगली बार तक खुश रहें और सोचते रहें, या शायद जब जरूरत ना हो तो ना सोचें। अलविदा।